हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट 2021 की जो भी तैयारी कर रहे हैं और उनको पेपर देना है इस बार, उनके लिए मैं पिछले वर्ष 2020 में पूछे गए प्रश्नों को लेके आया हूं। उनका हम प्रॉपर सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम पर्यावरण अध्ययन का सोल्यूशन देखेंगे। यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि मैं इन प्रश्नों को तो करवाऊंगा। इसके साथ साथ इस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सबको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए, आज का इस पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन आपको पता भी होना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन केवल नाम का रहता है। इसमें आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और जो भी विविध क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल पर्यावरण से ही क्वेश्चन बनेंगे। आपका इतिहास, राजनीति शास्त्र यानी कि राज्य व्यवस्था से, भूगोल से, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था से या अर्थशास्त्र से और विविध प्रश्न भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच या मुंबई से पुणे के बीच। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए वाला है। मुंबई से ठाणे के बीच में आपकी जो पहली यात्रा वाली ट्रेन थी वो चली थी 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को। मुंबई से ठाणे के बीच यह ट्रेन चलाई गई थी और इसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी किलोमीटर थी? 34 किलोमीटर थी। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर में। सोनपुर कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार में स्थित सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में हाथी बाजार का जो व्यापार होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। बात करें पुष्कर की, तो पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो राजस्थान में ये अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पे पुष्कर झील है, वहीं पे यह पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। यह ऊँटों के मेलों के लिए जो है फेमस है। नासिक और हरिद्वार, आपको पता होगा कुंभ का मेला 4 जगह पे लगता है। पहला नासिक, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा प्रयागराज। तो जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ सब इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, पेन पेपर हाथ में लेके बैठिएगा और जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ उनको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 में, 1971 में, 1981 में या 1951 में? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला 1961 में। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना 1961 में हुई। कहाँ पे हुई? तो दिल्ली में हुई। और इसकी जो संरचना या संगठन है वो किस प्रकार से होता है? तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य होते हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आप लोगों को दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 6 मौलिक अधिकार आप सबको पता होना चाहिए और आर्टिकल वाइज पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक यह 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो पहला है समानता यानी समता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आध क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आप लोग को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, यूनाइटेड किंगडम। लचीला मतलब क्या होता है? ऐसा संविधान जिसको आसानी से संशोधित किया जा सके, यानी कि उसमें संशोधन आसानी से किया जा सके। यूनाइटेड किंगडम का संविधान जो है लचीला है। तो भारत का संविधान किस प्रकार से है? तो भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? गर्म स्थल में या मानसून में या टैगा में या टुंड्रा प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर है टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश यानी कि बहुत ही ठंडे स्थान जो होते हैं, ठंडे स्थानों पे टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं। वहाँ के जो टुंड्रा प्रदेश के जो स्थान होते हैं बहुत ठंड वाले होते हैं। तो रेंडियर का प्रयोग जो करते हैं लोग, तो इनकी खालों को पहनने के बाद
यह ठंड से बचते हैं और भोजन के रूप में भी, मांस के रूप में तथा दूध के रूप में इस रेंडियर का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा 12 सिंघा वाला जो सींग होती हैं, 12 सींगें होती हैं जो जानवर होता है, इसी प्रकार से रेंडियर में भी सींगें पाई जाती हैं। वहाँ के निवासियों इनका उपयोग परिवहन व माल ढुलाई के लिए भी करते हैं। इतना इसमें जानना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ऑप्शंस आपके दिए ही हुए हैं, ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये वाला कंपास। कंपास जो शीतोष्ण नहीं है तो क्या है, उष्ण कटिबंध है। तो एक लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, बाकी आप लोग यहीं पे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं। तो सवाना, सवाना कहाँ पे, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कंपास, कंपास कहाँ पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है। लानोस, लानोस के जो घास के स्थल हैं वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल पे। तो पंपास कहाँ पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी मध्य एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? तो आप लोगों को तो पता ही है कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा, पहले नंबर को सबसे बड़ा महाद्वीप है। किसमें, क्षेत्रफल के भी आधार पे, और हम बात करें जनसंख्या के आधार पे भी तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा जो है बृहत्तम महाद्वीप है, यानी सबसे बड़ा द्वीप है। आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में या थार मरुस्थल में? देखिए थारू जनजाति जो है ना वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र दोनों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में तो निवास करती है, साथ साथ जो आपका उत्तराखंड है, जो आपका उत्तराखंड है उसमें पश्चिम में नैनीताल से लेकर देवरिया जनपद तक जो है वो थारू जनजाति पाई जाती हैं। तो आयोग ने इसका जो आंसर माना था वो ए और बी दोनों माना था, क्योंकि दोनों ही सही हैं। दोनों ही सही क्यों हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। उत्तराखंड में जो आपका नैनीताल है वहाँ से लेके पूर्व में देवरिया तक जो है वो थारू जनजाति पाए जाते हैं। ये थारू जनजाति से एक ही बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यह ध्यान रखिएगा कि यह दीपावली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो स्थित है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है, इस बात को याद रखिएगा, जो रेले का उत्पादन करता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 ईस्वी में हुई थी। 1955 ईस्वी में सोवियत संघ ने इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? इसका जो सही आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। कुल सीटों पे 1/3 से कम आरक्षण इनको नहीं दिया जाना है, यानी कि इनको कुल सीटों पे 1/3 से कम आरक्षण प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यानी 1/3 सीटों पे आरक्षण इनको दिया जाएगा। लेकिन यह जो आरक्षण है वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण जो दिया जाता है उसको शामिल लेके इस पूरे आरक्षण की बात कही गई है। और एक चीज़ और, 50% महिलाओं को 50% जो है पंचायती राज में आरक्षण देने की बात सबसे पहले किस राज्य ने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो बिहार होगा। क्योंकि आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, इस क्वेश्चन के साथ साथ हम अलग अलग क्वेश्चन को भी रिलेट करते पढ़ते हुए चलेंगे। बिहार प्रथम राज्य था जिसने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने की बात की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष होना चाहिए। जिस प्रकार से राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए कम से कम आप लोगों की जो एज होनी चाहिए या जो एज होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, उसी प्रकार से राज्यपाल की भी जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी जानिए लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। और आपको पता चली गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आप लोगों के सामने दिए गए हैं। भारतीय संघ, प्रधानमंत्री, राज्य सरपंच, इसके बाद निगम राज्यपाल और ग्राम पंचायत मेयर। तो बताइए ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? ऊपर से ही चलते हैं तो भारतीय संघ में प्रधानमंत्री, ये सही है। राज्य में कौन होता है? तो राज्य में राज्यपाल होते हैं, तो राज्य में राज्यपाल होते हैं। और नगर निगम में मेयर होते हैं और ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। पीडीएफ आप लोग को मैं दे दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। उसमें अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला में किया गया 356 का प्रयोग। अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति को आपातकालीन के कुछ पावर मिले हुए हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 352 क्या है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 356 क्या है? तो यह राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। और अनुच्छेद 360 क्या है? तो ये वित्तीय आपातकालीन की बात करते हैं। अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रपति शासन अभी तक हमारे जो देश में 3 बार लगा हुआ है, 1962, 1971 और 1975। लेकिन राष्ट्रपति शासन कई बार लग गए हैं, तो उसी राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 की बात करते हैं, वो सबसे पहले केरला यानी कि 1959 में केरला में लगा था। अच्छा, तो बात करें वित्तीय आपातकालीन कितनी बार लगा है? अनुच्छेद 360। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा कि आज तक हमारे भारत देश में वित्तीय आपातकालीन नहीं लगा हुआ, यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो इसमें से जो सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, ये सारे कर आपके नगर निगम द्वारा लगाए जाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इस समय कितने नगर निगम हैं? तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो हैं वो 17 नगर निगम हैं। 17 नगर निगम, इस बात को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम हैं। और लास्ट वाला सबसे नगर निगम कौन सा है? तो शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जो है वो सबसे लास्ट वाला नगर निगम है, जिसकी घोषणा अप्रैल 2018 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी वाला है, एखोर्निया क्रासिपस, जो कि जलकुंभी को बोलते हैं। जलकुंभी का साइंटिफिक नेम है एखोर्निया क्रासिपस। इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये जलकुंभी करता क्या है? तो जब इसको किसी तालाब वगैरह में जब इसको लगाया जाता है, तो जो तालाब वगैरह की जो ऑक्सीजन है वह इसको खींच लेता है, और ऑक्सीजन की कमी तालाब में हो जाती है, जिसके कारण मछलियाँ मर जाती हैं। इसी कारण इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता या प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। तो इसका जो सही आंसर है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इथाइलिन। इथाइलिन, जिसको हम इथीन भी बोलते हैं या इथिलीन भी बोलते हैं, तो यही इथाइलिन जो है वो फलों को पकाने का काम करता है। कृत्रिम रूप से भी फलों को पकाया जाता है। कैसे पकाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड की मदद से, यानी कैल्शियम कार्बाइड कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड में जब हम जल को मिला देते हैं तो हमारा एक केमिकल बन के आता है C2H2, यानी जिसको हम एसिटिलीन या एथाइन बोलते हैं। इसी एथाइन की मदद से क्या कृत्रिम रूप से भी फलों को पकाया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृत्रिम रूप से फलों को किससे पकाया जाता है, क्या बना के पकाया जाता है? तो एसिटिलीन नामक पदार्थ बना के पकाया जाता है। कैसे बनता है? कैल्शियम कार्बाइड की मदद से बनता है, जब उसमें जल को सम्मिलित कर दिया जाता है। तो एसिटिलीन का उपयोग बहुत ज़्यादा जगहों पे किया जाता है, जैसे जो गैस वेल्डिंग होती है वहाँ पे एसिटिलीन का प्रयोग होता है, रबड़ में एसिटिलीन का प्रयोग होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है? अवायवीय की बात हो रही है, ठीक है, किसी पौधे में नहीं बात की जा रही है। तो अवायवीय की बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला कॉलिस्ट्रीडियम। राइबोजियम जो होता है ना, ये देखिए राइबोजियम, बहुत लोग इसका आंसर मार के आ गए थे पिछली बार। राइबोजियम जो होता है वह सजीवी के रूप में एक कुल का पौधा होता है, मटर कुल का पौधा, जिसका नाम होता है लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी नाम के कुल के पौधे के रूप में यह पाया जाता है। गांठों के रूप में उसकी जड़ की जो गांठें होती हैं उसमें पाया जाता है। ये कॉलिस्ट्रीडियम जो होता है ना, वो अवायवीय जीवाणु होता है जो भूमि में पाया जाता है। यह क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे पौधे इसको जो नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है? सामान्य रूप में पाए जाने की बात की गई है कोशिका में, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बी डीएनए। वाटसन और क्रिक ने बताया था कि जो बी डीएनए है वो सामान्य रूप से कोशिका में पाया जाता है। 3 प्रकार के डीएनए होते हैं। ये देखिए सी डीएनए तो कुछ होता नहीं है, ये वाला सी डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। ये सी डीएनए तो वैसे दे दिया है मूर्ख बनाने के लिए आप लोगों को। निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूप्ले कटेला। यूप्ले कटेला इसका सही आंसर होगा। ये पोरीफेरा संघ का जंतु है। ध्यान से समझिएगा, किस संघ का जंतु है? पोरीफेरा।
यह एक अचल जीव है, यह चलने में सक्षम नहीं होता है, यह किसी न किसी वस्तु पर चिपका रहता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है बीनस की फूलों की टोकरी। इसको हम कहते हैं बीनस की फूलों की टोकरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो इसका जो सही आंसर है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन के अणुओं की इकाई है। आपको पता होगा कि एमिनो अम्ल एक बंध से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। एक प्रोटीन में कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? लगभग तो 20 एमिनो अम्ल प्राय सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं। सबसे सरल एमिनो अम्ल की अगर जो हम बात करें तो एमिनो एसिटिक अम्ल होता है, एमिनो एसिटिक अम्ल। इसी अम्ल को हम ग्लाइसिन कहते हैं। एमिनो एसिटिक अम्ल सबसे सरल एमिनो अम्ल है, इसी अम्ल को हम ग्लाइसिन कहते हैं। एमिनो एसिटिक अम्ल के फार्मूले की बात करें तो CH2 ब्रैकेट क्लोज NH2 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज COOH, यही क्या है आपका एमिनो एसिटिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? लवक, रिक्तिकाएं, तारककाय या सेलुलोज कोशिका भित्ति? लवक तो पाए जाते हैं, 3 प्रकार के लवक पौधों में पाए जाते हैं, पता ही होगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और पता होगा आप लोग सभी लोगों को कि 3 प्रकार के लवक जो हैं वो आपके पौधों में पाए जाते हैं। एक आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट दूसरा होता है और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो हरे रंग का होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो क्रोमोप्लास्ट ये हरे रंग को छोड़कर जो भी रंग होते हैं जो फलों और फूलों को प्रोवाइड किया जाता है वो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, यह भोजन को संग्रहित करता है। वैकुल्स यानी रिक्तिकाएं तो पाई जाती हैं, भोजन जल का संग्रहण करती हैं। सेलुलोज कोशिका भित्ति तो पता ही है, बल्कि ये जंतुओं में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति और प्लेस्टाइड्स जो है ना वो जंतुओं में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति भी जंतुओं में नहीं पाई जाती। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो होते हैं पेड़ पौधे में वो कोशिका भित्ति ही होते हैं, तो इसमें से वैकुल्स भी पाए जाते हैं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला तारककाय यानी कि सेंट्रोजोम। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका जो सही आंसर होगा वह आपका होगा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होगी वो लीवर होगी यानी कि यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि जो होगी वो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी यानी कि पीयूष ग्रंथि। अब लीवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लीवर का कार्य क्या होता है। तो जो लीवर होता है ना वो पित्त का स्राव करता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ पे होती है? पित्त का स्राव कौन करता है? लीवर। लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये क्या करता है? लीवर विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है, इसके साथ साथ यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन में परिवर्तित करता रहता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जान लीजिए कि जो नवजात शिशु रहता है उसके लिए जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो तो उतना विकसित होता नहीं है, तो इसी लीवर में उसका काम चल जाता है, इसी लीवर के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सारस या क्रेन। देखिए ये क्रॉन्च है, ये क्रॉन्च है, सारस या क्रॉन्च। अब देखिए इसके साथ साथ आप लोग राजकीय पक्षी तो जान गए, तो और भी सारी चीज़ें जाननी जरूरी हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी पता चली गया। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु की यदि हम बात करें तो राजकीय पशु बारहसिंघा मैंने बता ही दिया। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश या टेंसू है, पलाश या टेंसू, पलाश लिख लीजिएगा, पलाश या टेंसू। एक चीज और आप लोग जानिए कि राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का। तो राजकीय चिन्ह की यदि हम बात करें तो राजकीय चिन्ह में एक देखिए वृत्त बना हुआ होगा। जब आप लोग कहीं पे जाते होंगे गवर्नमेंटेड ऑफिस पे या कहीं स्कूल पे भी जाते होंगे तो एक वृत्त बना हुआ होगा, प्राइमरी स्कूल में जाएंगे देखिएगा, उस वृत्त में ऊपर लिखा होता है उत्तर प्रदेश सरकार। 2 मछलियां 2 साइड में होती हैं और एक तीर धनुष लगा होता है, वही राजकीय चिन्ह है। याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वही आपका राजकीय चिन्ह है, यानी उस राजकीय चिन्ह में 2 मछली, एक तीर धनुष पाए जाते हैं और इसके साथ साथ एक वृत्त बना हुआ होता है। राजकीय वृक्ष की यदि हम बात करें तो वो अशोक है उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो पूर्वा जो है वो ग्रामीण अधिवास में शामिल है। ग्राम, फार्म स्टेट ये सारे ग्रामीण अधिवास में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका जो सही आंसर होगा किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, आप लोग को पता होना चाहिए। और इसकी जो आधार से ऊंचाई है वो 5882 मीटर है। साथ ही साथ यह जो विश्व का चौथा सबसे उभरा हुआ पर्वत है।
अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा मुंबई तट पर, पता ही होगा, बहुत सारे लोग देखने भी गए होंगे। यह द्वीप जो है उसके अंदर गुफा मंदिर, एलिफेंटा गुफाएं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वाला 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षाएं जहाँ पे होती हैं वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं। वर्षा की बात करें तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षाएं होती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए। और हाँ, ये पर्णपाती होते हैं। पर्णपाती मतलब कि जो ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां क्या करें, गिरा दें। जैसे शीशम हो गया, चंदन हो गया, पीपल हो गया, सहतूत, साल, सागौन, अर्जुन, ये सब जो होते हैं वहाँ इनको हम मानसूनी वन कहते हैं। मानसूनी वन के अंतर्गत ये सारे पेड़ पौधे आते हैं। कॉर्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रायद्वीपीय पठार का कॉर्बी एंगलोंग जो पठार है वो विस्तार है। और ये कहाँ पे फैला हुआ है, तो यह उत्तर पूर्वी राज्य में फैला हुआ है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 300 से लेके 400 मीटर तक होती है। यहाँ पे जो वर्षाएं होती हैं वो सितंबर के दौरान, जून से लेकर सितंबर के दौरान होती हैं। और जो मानसून बनता है वो दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून के कारण जो है यहाँ पे वर्षाएं होती हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, क्योंकि मैंने पर्यावरण अध्ययन का करवा दिया। इसके साथ साथ बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, उसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं, मैथ हो गया, इसके साथ साथ अगर जो हम देखें तो 2020 का हो ही जा रहा है। फिर हम 19 का, 18 का, इसके पहले मतलब जो भी एग्जाम हुए 19 में, चूँकि 19 का जो पेपर हुआ था वो 20 में हुआ था जनवरी महीने में, इसके बाद पेपर हुआ नहीं। इसके पहले मतलब जितने भी पेपर हुए हैं आपके पिछले 10 वर्षों में, उनको हम पूरा करेंगे, एक भी पेपर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और इसके साथ साथ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं करवाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।